नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर परिचर्चा करेंगे। भारतीय काव्य शास्त्र को हमने पूरा देख लिया है, तो चलिए शुरू करते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र को। पाश्चात्य काव्य शास्त्र जो है, इसकी चिंतन की परंपरा का विकास कब शुरू हुआ? 5वीं सदी ईसा पूर्व से माना जाता है। तो 5वीं सदी ईसा पूर्व में जो नाटककार थे वो कौन थे? पूर्व, हेसियड, सोलन पिंडार, नाटककार एरिस्टोफेनिस आदि की रचनाओं में साहित्यिक सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। उसके बाद काव्य शास्त्र जो है, इसका पहला उल्लेख यानी पहली झलक किस पुस्तक में मिलती है और किसने की है? तो पहली झलक जो है प्लेटो के इयोन नामक संवाद में मिलती है। इयोन नामक इन्होंने जो पुस्तक लिखी यानी ग्रंथ लिखा, उसी में इसका परिचय मिलता है पाश्चात्य काव्य शास्त्र का। अगला पॉइंट है हमारा कि प्लेटो का जो संक्षिप्त जीवन है वो क्या है कि इनका जन्म और मृत्यु 427 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और मृत्यु 347 ईसा पूर्व में हुई थी। इनका जन्म जो है एथेंस में हुआ था। मूल नाम इनका क्या था? अरिस्तोक्लिस। प्लेटो का मूल नाम था अरिस्तोक्लिस। इनके गुरु का नाम प्लाटोन था। क्या था? प्लाटोन। ये अरबी फारसी के नाम से किससे जाते थे? अफलातून। अफलातून इनका अरबी और फारसी में नाम था। अंग्रेजी नाम था इनका प्लेटो। तो प्लेटो जो थे प्रत्ययवादी आत्मवादी दार्शनिक था। इसके दर्शन से मुख्य विषय निम्नलिखित हैं। कौन से हैं? प्रत्यय सिद्धांत, आदर्श राज्य, आत्मा की अमर तत्व सिद्धि, सृष्टि शास्त्र और ज्ञान मीमांसा। ये इसके प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक था। प्लेटो के सिद्धांत कुछ इस प्रकार हैं कि प्रत्यय या विचार की चरम सत्य हैं, ये मानते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि ये विचार को सत्य मानते हैं, वह शाश्वत और अखंड है। ईश्वर उसका सृष्टा है। यह वस्तु जगत प्रत्यय का अनुकरण है तथा कला जगत जो है वस्तु जगत का अनुकरण है। इस प्रकार कला जगत अनुकरण होने से सत्य से 3 गुना दूर है, क्योंकि अनुकरण असत्य होता है। ये बात किसने कही? प्लेटो ने कही। अनुकरण किस तरह से होता है? विचार और प्रत्यय से, उसके बाद वस्तु और जगत से, फिर अनुकरण कैसे जुड़ता है? कला और जगत से। इस तरह से अनुकरण होता है। प्लेटो जो थे यूनानी शब्द में विशेषित अथवा अनुकरण अर्थात अनुकरण का प्रयोग करते अपकर्षी अर्थ में किया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा कि कला की अनुकरण मूल कथा की उद्भावना का श्रेय किसको दिया जाता है? प्लेटो को दिया जाता है। अगला पॉइंट है कि वास्तव में प्लेटो ने अनुकरण में मिथ्या तत्व का आरोप लगाकर कलागत किया है। अगला पॉइंट देखते हैं, क्या है अगला पॉइंट? कलागत और सृजनशीलता की अवहेलना की है। प्लेटो जो थे वो आदर्श राज्य से कवि या साहित्यकार के निष्कासन की वकालत करता है, क्योंकि कवि सत्य के अनुकरण का अनुकरण करता है जो सत्य से त्रिथा अपेत है। ये है प्लेटो के बारे में। अगला पॉइंट देखते हैं, क्या है प्लेटो? प्लेटो के कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं देखते हैं एक बार हम। प्लेटो की रचनाएं हैं इयोन, क्रांतिलूस, गोर्गियास, फ्रेदूस, फिलेबूस, विचार गोष्ठी, गणतंत्र और लाज। ये जो है प्लेटो की रचनाएं हैं। ये महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, और ऐसा नहीं है ये नेट जारब के लिए ही है, हर किसी के लिए है।
नेट जारफ हो या एलटी ग्रेड हो, टीजीटी पीजीटी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, किसी का भी एग्जाम हो, काव्य शास्त्र अगर टॉपिक है सिलेबस में तो ये महत्वपूर्ण है उसके लिए। तो प्लेटो ने इयोन नामक संवाद में काव्य सृजन प्रक्रिया या काव्य हेतु की चर्चा की। इसने ईश्वरी उन्माद को काव्य हेतु स्वीकार किया। ईश्वरी को उन्माद को काव्य हेतु स्वीकार किया। उसके बाद है कि प्लेटो के अनुसार कवि काव्य सृजन देवी शक्तियों से प्रेरित होकर करता है। काव्य जो है देवी को प्लेटो ने म्यूजेज संज्ञा से अभिहित किया है। देवी को किस संज्ञा से अभिहित किया, किस संज्ञा से वर्णित किया? म्यूजेज से वर्णित किया। प्लेटो ने काव्य के 3 प्रमुख भेद भी बताए हैं। कौन से हैं? अनुकरणात्मक में क्या है? प्रश्न, प्रहसन और दुखांत नाटक। वर्णात्मक में इन्होंने क्या बताया है? दिथित्रय प्रगति। मिश्र में इन्होंने क्या बताया है? महाकाव्य। जो मिश्र ग्रंथ होगा उसमें क्या होगा? महाकाव्य होगा। उसके बाद जो है कि प्लेटो ने प्रगति के भी 3 अंग माने हैं। कौन से माने हैं? शब्द, मधुर और लय। ये प्रगति के 3 अंग माने हैं। उसके बाद प्लेटो ने कला को अग्रहा माना है, जिसके 2 आधार हैं। कौन कौन से हैं? आगे देखते हैं हम लोग। कौन से हैं कला के अग्रहा जिसके 2 आधार हैं? दर्शन और प्रयोजन। कौन से हैं? दर्शन और प्रयोजन जो है कला के आग्रह माना है। कला के मूल संदर्भ में प्लेटो का दृष्टिकोण जो है उपयोगितावादी और नैतिकतावादी रहा है। कैसा है? उपयोगितावादी और नैतिकतावादी रहा है। प्लेटो का कला विषयक दृष्टिकोण विधेयतात्मक और या मानकीय है, अर्थात प्लेटो बताना चाहते हैं कि कला कैसी होनी चाहिए। आगे देखते हैं क्या बताया है कि प्लेटो एक स्वयं कवि था। क्या है? उन्होंने प्लेटो जो थे कला में, इन्होंने कहा कि प्लेटो एक स्वयं कवि था। इनकी कविताएं जो हैं ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्ष में संकलित हैं। प्लेटो ने रिपब्लिक यानी गणतंत्र में लिखा है कि दास्ता मृत्यु से भी भयावह है। दास्ता जो है मृत्यु से भयावह है। उसके बाद आते हैं हम अरस्तु पे। अरस्तु का मूल यूनानी नाम था, क्या था? अरिस्टोतिलेस था। अरस्तु का मूल संक्षिप्त जीवन परिचय है कि इनका जन्म और मृत्यु 384 से 322 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हुई। इनका जन्म कहाँ हुआ? मकदूनिया में। इनकी पत्नी का नाम बिथियास था। शिष्य जो थे अरस्तु वो किसके थे? प्लेटो के। इनके गुरु का नाम क्या था? सिकंदर। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है अगला पॉइंट अरस्तु के बारे में। अरस्तु ने पूर्ण ज्ञान की परिभाषा दी। ज्ञान की सभी शाखाओं में अबाध गति कहा। क्या? पूर्ण ज्ञान की परिभाषा दी और सभी ज्ञान को क्या कहा? अबाध गति कहा। अरस्तु के ग्रंथों की संख्या 4 बताई जाती है, जिनमें सर्व 3 हैं। कौन कौन से हैं? पेरिपोइएतिकेस जो काव्य शास्त्र है, काव्य के मौलिक सिद्धांतों का विवेचन है उसमें। उसके बाद दूसरा है तेखनेस रितोसिकेस जो भाषा शास्त्र है। इसमें भाषण, भाषा एवं भावों का वर्णन है। वसीयतनामा। उसके बाद तीसरी जो इनका ग्रंथ है तीसरा, वो है वसीयतनामा। इसमें क्या है? दास प्रथा से मुक्त का प्रथम घोषणा पत्र है। उसके बाद अरस्तु ने वसीयतनामा को इतिहास में दास व्यवस्था से मुक्त का प्रथम घोषणा पत्र माना जाता है, क्योंकि वसीयतनामा के द्वारा उन्होंने अपनी सभी दासों को दासता से मुक्त कर दिया था।
तो इसीलिए उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी और कौन सा ग्रंथ लिखा? वसीयत नामा। किसका है? अरस्तु का। अगला पॉइंट देखते हैं, क्या है अगला पॉइंट? अगला पॉइंट आता है, अरस्तु ने पेरिपोएतिकेस की रचना अनुमानित 330 ईसा पूर्व के आसपास की थी। इनका यूनानी नाम जो था वो था पेरिपोएतिकेस। अध्याय पृष्ठ कौन सा है? 26 व 50। प्रथम अंग्रेजी अनुवाद हुआ कौन सा है? टी बिस्ट स्टैनली ऑन पोएटिक्स 1780 में। तो ये था अरस्तु के बारे में। इन्होंने क्या किया कि किसी वस्तु को ठीक से समझाने के लिए घड़ा निर्माण की प्रक्रिया का उदाहरण बताया। वो कौन सा है? कि प्रयोजन जो है, प्रयोजन से क्या होता है? जल, उपादानकरण से मिट्टी, नियमितकरण फिर तत्व। प्रयोजन से जल मिला, जल को मिट्टी में मिक्स किया उपादानकरण से, फिर नियमितकरण से कुम्हार या चाक का निर्माण, और मिट्टी जो है वो चाक जो है कुम्हार के पास पहुंची, उसके बाद तत्व जो है घड़ा। इन्होंने घड़ा। आगे देखते हैं क्या है अगला पॉइंट। अरस्तु ने जो है काव्य शास्त्र में अध्याय 12 से 20, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अरस्तु ने काव्य शास्त्र की रचना दो दृष्टियों से की। किससे की? दो दृष्टियों से। कौन कौन सी? यूनानी काव्य का वस्तुगत विवेचन व विश्लेषण, पहला दृष्टि है इनकी। दूसरी दृष्टि क्या है? प्लेटो के द्वारा काव्य पर लगाए गए आक्षेपों का समाधान। क्या है? प्लेटो के द्वारा काव्य पर लगाए गए आक्षेपों का समाधान है। अरस्तु ने महाकाव्य कौन सा लिखा? दुखांत, प्रहसन आदि को अनुकरण का भेद माना। क्या माना? अनुकरण का भेद माना। अरस्तु ने काव्य के लिए छंद को अनिवार्य नहीं मानते थे। किसको अनिवार्य नहीं मानते थे? छंद को। महाकाव्य दुखांत, प्रहसन आदि कलाओं के तीन भेदक जो तत्व हैं, कौन से हैं? माध्यम, विषय और पद्धति। कला के तीन भेद माने हैं, माध्यम, विषय और पद्धति। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है दुखांत के कितने अंग माने हैं? 6 अंग माने हैं। दुखांत के 6 अंग माने हैं जो निम्न है। कौन सा है? कथानक, चरित्र, विचार, पद योजना, गीत, दृश्य। ये जो हैं दुखांत के 6 अंग अरस्तु ने माने हैं। उसके बाद अरस्तु ने काव्य दोषों के 5 आधार माने हैं। कौन कौन से हैं? असंभव वर्णन में जो है जो मन को आग्रह हो, अयुक्त वर्णन जिसमें कार्य करण भाव का अभाव हो। उसके बाद है अनैतिक वर्णन जिसमें स्वीकृत मूल्यों की अपेक्षा हो। उसके बाद है विरुद्ध वर्णन जहाँ विरोधी वस्तुओं का वर्णन हो। उसके बाद है शिल्पगत दोष, कला संबंधी भूल। क्या है? कला संबंधी भूल। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है अगला पॉइंट। इन्होंने दुखांत के जो शब्द दिए हैं उनके पारिभाषिक अर्थ में क्या कहा है, इनके बारे में देख लेते हैं एक बार। दुखांत का पारिभाषिक अर्थ जो है वो क्या है कि यह ऐसे कार्य व्यापार का अनुकरण है जो गंभीर, सत्तापूर्ण तथा कुछ विस्तृत हो, जिसे भाषा में विभिन्न कलात्मक अलंकरणों से विभूषित किया जाता है तथा जो कार्य व्यापार के रूप में हो ना कि आख्यान के रूप में, जो करुणा एवं भय को उद्धृत कर इन भावों का विरेचन करे। ये बात दुखांत के बारे में इन्होंने कही है। उसके बाद है स्थित विपर्य। इसके बाद में क्या कहा है? स्थित विपर्य जो है दुखांत के अंतर्गत कथनांक में ऐसे परिवर्तन का नाम है जिसे कार्य व्यापार सर्वथा विपरीत दिशा में मुड़ जाता है। यह मोड़ संभवता या आवश्यकता के अनुसार होता है।
ये बात अरस्तु ने कुछ शब्दों का पारिभाषिक अर्थ जो बताया है। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है शब्द है अभिज्ञान। अभिज्ञान का अर्थ है अज्ञान की ज्ञान में परिणति या दुखांत के अंतर्गत कथनांक में पात्रों के मन में जो प्रेम और घृणा उत्पन्न करती है, जो पात्रों के सौभाग्य और दुर्भाग्य का कारण बनती है, उसी को अभिज्ञान कहते हैं। ये बात मानते हैं अरस्तु। उसके बाद प्रकृति का इन्होंने पारिभाषिक अर्थ में इसके 6 अर्थ माने हैं। कौन कौन से हैं? यह गति का कारण या साधन है, इसका अर्थ विषय या वस्तु होता है, यह तत्व का पर्याय है। उसके बाद मानते हैं कि आकृति या रूप का प्रकृति है। उसके बाद है कि विकास प्रक्रिया को प्रकृति ही कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकृति कहते हैं। उसके बाद है घटक। घटक को भी ये प्रकृति मानते हैं। बूचर के अनुसार प्रकृति वस्तु का वह आंतरिक धर्म है जो विश्व की सर्वजनात्मक शक्ति है। क्या है? सर्वजनात्मक शक्ति है। किसके अनुसार? बूचर के अनुसार। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है अगला पॉइंट। उसके बाद आते हैं लोजाइन्स। लोजाइन्स के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत जो हैं वो क्या है? सेंट सबरी ने कहा कि उनकी आलोचना का प्रकार शुद्ध सौंदर्यवादी है और उसमें भी सर्वोत्कृष्ट है। उसके बाद आते हैं डेविस। डेविस ने क्या कहा है? डेविस डेच ने कहा है कि उदांत प्रथम भावात्मक साहित्य सिद्धांत है। उसके बाद है स्कॉट जेम्स। इन्होंने कहा है कि लोजाइनस प्रथम स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं। उसके बाद एलेन टेंट ने अभिमत किया है कि लोजाइन्स जो हैं अपूर्ण होते हुए भी प्रथम साहित्यिक आलोचक हैं। उसके बाद है बिमसेट एवं क्लीथ बुक का मत है कि पेरी ह्यूप्स एक असाधारण लेख है। क्या है? असाधारण लेख है। उसके बाद आते हैं एब्राम्स। एब्राम्स ने कहा है कि साहित्य के उत्तरवादी अध्येताओं की दृष्टि में यदि अरस्तु व्यवस्था प्रेमी, होरेस सांसारिक और भाषण शास्त्री क्षुद्र है तो लोजाइन्स जीवंत और आधुनिक हैं। ये बात एम्ब्रस मानते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है अगला पॉइंट। उसके बाद आता है पेरिहुप्सुस। पेरिहुप्सुस में सर्वत्र उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। लोजाइन्स ने कहा है कि उदांत जो है महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। क्या है? उदांत जो है, ये बात किसने कही है? लोजाइन्स ने कही है कि उदांत जो है महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। लोजाइन्स ने उदांत को परिभाषित करते हुए लिखा है कि उदांत जो है अभिव्यंजना का अनिवार्य प्रकाश्य और वैशिष्ट्य है। लोजाइन्स ने उदांत की उत्पत्ति के लिए प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व दिया। लोजाइन्स के अनुसार अनुदात्त का कार्य अनुनय नहीं बल्कि सम्मोहन या लोकोत्तर आह्लाद है। लोजाइन्स उदांत के 5 स्रोत मानते हैं। कौन से हैं? महान विचारों की उद्भावना की क्षमता। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रबल एवं अंतः प्रेरित भाव। प्रबल एवं अंतः प्रेरित भाव अलंकारों विचारा अलंकार और शब्दालंकार का समुचित प्रयोग। उसके बाद है भाव पद योजना। इसमें शब्द चयन, विधान और शैलीगत परिष्कार अंतर्भूत है। रचना की गरिमा और उत्कृष्ट का समुचित प्रभाव। लोजाइन्स उदांत के 3 अवरोधक भी मानते हैं। कौन से हैं? शब्दांडबर, बालिशता
भावांडर, ये जो हैं लुजाइंस के उद्दांत के 3 अवरोधक हैं। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है अगला पॉइंट। उसके बाद आते हैं जॉन ड्राइन, कवि एवं नाटककार थे ये। इनकी प्रथम प्रमुख कृति जो है ऑफ ड्रेमेटी पोइजी नाट्य काव्य है जो 1668 ईस्वी में लिखी गई थी, इसका समय था। जॉन ड्राइडन को आधुनिक अंग्रेजी गद्य और आलोचना दोनों का जनक माना जाता है। ड्राइडन ने ऑफ ड्रेमेटिक पोइजी की रचना निबंध शैली में की, जिसमें एक पत्र निड्यार नया आदमी की भूमिका में ड्राइडन स्वयं उपस्थित है। ड्राइडन ने नाटक को मानव प्रकृति का यथातथ्य और जीवंत प्रतिबिंब माना है। ड्राइडन ने साहित्य के 2 प्रयोजन आनंद और शिक्षा पर जोर देते हुए लिखा है कि क्या कि कविता का मुख्य उद्देश्य आनंद होता है। क्या है? आनंद है। आनंद के माध्यम से शिक्षा को कविता का साध्य बनाया जा सकता है। ये बात किसने कही है? ड्राइडन ने कही है। ड्राइडन ने काव्य सृजन में प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व देते हुए लिखा है कि उचित प्रतिभा प्रकृति का वरदान है। क्या है? कि उचित प्रतिभा प्रकृति का वरदान है। ये बात ड्राइडन ने कही है। अगला पॉइंट क्या है देखते हैं। उसके बाद आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। इनका जन्म 1770 से मृत्यु 1850। जन्म स्थान इंग्लैंड। उपाधि पोएट लॉरिएंट मित्र कोलरिज। अंतिम संग्रह द प्रील्यूड। क्या? द प्रील्यूड। वर्ड्सवर्थ जो हैं वर्ड्सवर्थ का प्रथम काव्य संग्रह एवं इवनिंग वॉक एंड क्रिएटिव स्केच सन 1793 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। वर्ड्सवर्थ 1795 ईस्वी में कोलरिज के मित्र बने थे। उसके बाद इन्होंने लिरिकल बैलेस नामक कविताओं का प्रथम संस्करण 1798 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। लिरिकल बैल देश को स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र भी माना जाता है, जिन्होंने 4 संस्करण में प्रकाशित करवाया था। कौन कौन से 4 संस्करण थे वो? प्रथम था 1798 में एडवर्ड जीमेंट, दूसरा 1800 प्रिफेंस, तीसरा 1802 प्रिफेंस, चौथा था 1815 में प्रीफेंस नामक से करवाया था। इन्होंने माना है क्या कि काव्य में ग्रामीण की दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। काव्य और गद्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। ये बात वर्ड्सवर्थ मानते हैं। फिर इन्होंने कहा कि प्राचीन कवियों का भावोदय जितना सहज था, उनकी भाषा उतनी ही सरल। भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद में कवियों की देन है। ये बात वर्ड्सवर्थ जी मानते हैं। और इन्होंने कहा कि काव्य और गद्य में अंतर केवल छंद के कारण ही होता है। ये बात वर्ड्सवर्थ मानते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है अगला पॉइंट। सैमुअल टेलर कोलरिज का संक्षिप्त जीवन निम्नलिखित क्या है कि जन्म मृत्यु 1772 से 1834। जन्म स्थान इंग्लैंड। मित्र वर्ड्सवर्थ। प्रमुख ग्रंथ बायोग्राफिया लिटरेरिया। कोलरिज की अन्य महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं निम्न है। कौन कौन सी हैं? द फ्रेंड 1817,
एड टू रिफ्लेक्शन 1825, चर्च एंड स्टेट 1830, कंफोक्स ऑन इन्वायरमेंटिंग रिफर्स 1840। कॉलरिज जो थे प्रत्ययवादी थे। कौन से प्रत्ययवादी थे? उनकी काव्य संबंधी धारणा जैव सिद्धांतवादी पर आधारित थी। इन्होंने कविता के बारे में क्या अपनी मत दिया, राय दी है कॉलरिज ने? इन्होंने कहा कि कविता रचना का वह प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से इस अर्थ में भिन्न है कि उसका तात्विक प्रयोजन आनंद है, सत्य नहीं, और रचना के अन्य सभी प्रकारों से भी उसका अंतर है कि संपूर्ण से वह आनंद प्राप्त होना चाहिए जो उसके प्रत्येक अवयव से प्राप्त होने वाली स्पष्ट संतुष्टि के अनुरूप हो। ये बात मानते हैं कॉलरिज कविता के बारे में। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कॉलरिज ने प्रतिभा और प्रज्ञा में अंतर क्या बताया है। प्रतिभा जो है सहज है, प्रज्ञा जो है अर्जित है। प्रतिभा कल्पना है, प्रज्ञा रम्य कला है। प्रतिभा है सृजनशीलता है, प्रज्ञा है संयोजनशीलता है। प्रतिभा मौलिक है, प्रज्ञा पराश्रित है। कॉलरिज का भाषा संबंधी विचार क्या दिया इन्होंने कि कहा भाषा मानव का मन का स्त्रागार है जिसमें उसके अतीत के विजय स्मारक और भावी विजय के शास्त्र एक साथ रहते हैं। इन्होंने भाषा के बारे में ये विचार दिया कॉलरिज ने। अगला पॉइंट क्या है कि कॉलरिज के अनुसार काव्य सृजन का मूल धारा क्या है। इन्होंने कल्पना को दो भागों में बांटा। मुख्य कल्पना और गौण कल्पना में अंतर क्या है वो भी हम देखते हैं। मुख्य कल्पना है यह समस्त जगत में प्रपंच को व्यवस्थित रूप से ग्रहण करती है, और गौण क्या है कि यह मुख्य कल्पना की प्रतिध्वनि है। इसे काव्यात्मक कल्पना भी कहते हैं। मुख्य कल्पना है कि यह अचेतन और अनैच्छिक है। गौण है कि यह चेतन और ऐच्छिक है। मुख्य कल्पना यह निर्माण और संगठन करती है। गौण है यह विघटन और संगठन, विनाश और निर्माण दोनों करती है। अगला पॉइंट है क्या है। उसके बाद आते हैं क्रोचे। क्रोचे जो हैं इनका जीवन क्या, इनके जीवन के बारे में देखते हैं कि इनका जन्म है 1866, मृत्यु 1952, जन्म स्थान इटली। पुस्तक जो है इत्सियोटिक, भाषा इतालवी, अंग्रेजी अनुवाद डगलस एनलेस। क्रोचे ने सर्वप्रथम 1900 में अपना निबंध एस्थेटिक एज द साइंस ऑफ एक्शन प्रेस एंड जर्नल लिंग्विस्टिक लिखा। इसी संबंध का विस्तृत रूप एस्थेटिक 1902 में प्रकाशित हुई ये पुस्तक है। क्रोचे ने 1902 में ला क्रिटिका पत्रिका का प्रकाशन करवाया। क्रोचे के अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक भी हैं। कौन कौन सी हैं? न्यू एजेस ऑन एथिस्टिक जो 1920 में प्रकाशित हुई। उसके बाद डिफेंस ऑफ पोएट्री 1933 में प्रकाशित हुई। क्रोचे के एस्थेटिक के दो भाग हैं। पहला भाग सौंदर्य शास्त्र का सैद्धांतिक विवेचन है, दूसरा है सौंदर्य शास्त्र का इतिहास है। उसके बाद है कि एस्थेटिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक में आस्थेसिक और आस्थेतिकोस से हुई है। एस्थेटिक की उत्पत्ति। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि जिसका अर्थ है प्रत्यक्ष, इंद्रिय प्रत्यक्ष या इंद्रिय ग्रह ज्ञान। इसका अर्थ होता है एस्थेटिक का। एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जर्मन दार्शनिक अलेक्जेंडर ने गोटलीब बाउमगार्टेन ने किया। इसका आधुनिक सौंदर्य जो है इसका जनक
ग्रायटेन को ही माना जाता है। सौंदर्य शास्त्र का जनक बाउम ग्रायटन को ही माना जाता है। क्रोचे जो हैं प्रत्ययवादी दार्शनिक थे, ये आत्मवादी भी माने जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि क्रोचे की कुछ अभिव्यंजनावाद की मुख्य विशेषताएं जो हैं देख लेते हैं। क्या है कि अंतः प्रज्ञा, अभिव्यंजना और कला में अभेद संबंध है। अभिव्यंजना जो है आत्मिक क्रिया है। प्रत्येक अंतः प्राया कला है और प्रत्येक कला अंतः प्राया है। कला वस्तु में नहीं होती, वस्तु द्वारा अभिव्यक्त रूप में होती है। कला जो है आंतरिक होने के साथ साथ ही अखंड है। ये बात कौन कहते हैं? क्रोचे जी कहते हैं। क्रोचे जो है कला का निर्माण 4 चरणों में मानते हैं, 4 भागों में मानते हैं। कौन कौन से भाग हैं? संस्कार, अभिव्यंजना, सौंदर्य मूलकानंद, सौंदर्य का ध्वनि, गति, रेखा, रंग आदि में रूपांतरण मानते हैं। इन्होंने कला निर्माण में प्रतिभा को मूल कारण माना है। किसको? प्रतिभा को। उसके बाद क्रोचे का कहना है कि कला जो है, कलाकार में सौंदर्य की उत्पत्ति होती है और भावक में सौंदर्य की पुनरुक्ति होती है, अर्थात सृष्टा कलाकार सौंदर्य का भागी होता है। ये बात कौन मानते हैं? क्रोचे जी मानते हैं। अगला पॉइंट क्या है देखते हैं। उसके बाद है टॉमस स्टर्न इटलियस के बारे में। इनका जन्म 1888, मृत्यु 1965, जन्म स्थान अमेरिका, निर्देशक फेवर एंड फेवर, संपादक थे दी क्रिस्टेरियन, पुरस्कार व रचना नोबेल 1948 में इनको मिला द बेस्ट लैंड की। उसके बाद इनके प्रमुख ग्रंथ और भी हैं। द सेक्रेड वुड 1920 में लिखी इन्होंने, हेम्स टू जॉन ड्राइडन 1924 में, एलिजाबेथेन एजेस 1932 में, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिस्टिज्म 1933 में। उसके बाद है सेलेक्टेड एजेस 1934 में। उसके बाद है एजेस एंसेस्ट एंड मॉडर्न 1936 में। तो ये हैं इटलियस की कुछ प्रमुख कृतियां। आगे देखते हैं। इटलियस के जो गुरु का नाम था वो क्या था? आयरविंग बिट और जॉर्ज संताना। इटलियस की आलोचना का मूलधार लेक ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंटेड, परंपरा और व्यक्तित्व प्रज्ञा, द सेक्रेड वुड में संकलित है। इटलियस ने अपनी आलोचना को निजी काव्य कर्मशाला का उपजात माना है। यह काव्य निर्माण के प्रसंग में अपने चिंतन का विस्तार कहा है। इटलियस के अनुसार कायत्री और भव्यत्री प्रतिभा परस्पर पूरक हैं। साथ ही कहा कि आलोचक और सर्जक प्रायः एक ही व्यक्ति को होना चाहिए। इटलियस के परंपरा और व्यक्तित्व प्रज्ञा नामक लेख की प्रमुख बातें हैं। आगे देखते हैं क्या है आगे। उसके बाद है ईबर आर्मस्ट्रॉन्ग इचर्ड। इनका जो है 1893 से 1979 को अंग्रेजी साहित्य में पहली बार व्यापक और व्यवस्थित सौंदर्य शास्त्र के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। रिचर्ड ने सौंदर्य को वस्तुनिष्ठ न मानकर पाठक या दर्शक पर पड़ने वाले प्रभाव को रूप में देखने का आग्रह किया, अर्थात सौंदर्य की स्थिति किसी वस्तु में नहीं बल्कि पाठक व दर्शक के मन पर पड़ने वाले प्रभाव में होता है। रिचर्ड की निम्नलिखित पुस्तकें हैं। दी फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स
22 में इसके सह लेखक C.K. आर्गेनस जेम्स वुड। उसके बाद है दी मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923 में, सह लेखक हैं C.K. आर्गडेन। उसके बाद रिचर्ड के अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं दी पीपुल्स ऑफ लिटरेटरी क्रिटिसिज्म 1924, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929, साइंस एंड पोएट्री 1926, दी फिलॉसफी ऑफ रेटारिक 1936। पाश्चात्य काव्य शास्त्र को जितना भी महत्वपूर्ण था मैंने सारा आपको करा दिया है। आज अब इस शास्त्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शास्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।